वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। क्लास 10वीं की साइंस की क्लास चल रही थी अपने यहाँ पर, और हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बाद में इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर दूसरा जो पोर्शन था वो हमारे पास उत्प्रेरक था। प्रीवियस जो वीडियो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ मैं आपसे। तो हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं उत्प्रेरक, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उत्प्रेरक के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात किए थे। इससे पहले जस्ट जो पहले वीडियो जो था हमारे पास, उसमें हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात की थी। आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट वीडियो से जुड़ सकें। तो यहाँ हम आज बात करेंगे किससे, उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे, कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये जो कैटलिस्ट होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो ये कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। अभिक्रियाओं की दर को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। एक तरह से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, कम करते हैं या अधिक करते हैं। और स्वयं क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करते हैं और स्वयं क्या होते हैं, अप्रभावित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। मीडिएटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक तरह से मीडिएटर। अभिक्रिया में भाग लेगा, लेकिन भाग लेने के पश्चात क्या है, खुद क्या है, लास्ट में अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिकारक को या क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने में हेल्प करता है ये, लेकिन खुद क्या होगा, ये अपरिवर्तित होगा, स्वयं क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो हम यहाँ डेफिनेशन के बारे में बात करें, यहाँ की परिभाषा। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित कर देते हैं, जबकि स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं, जबकि स्वयं कैसे होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, खुद नहीं बदलते हैं। अभिक्रिया के पश्चात अपरिवर्तित रूप में ही क्या है, हमें ये प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उत्प्रेरक के गुण। इसकी बात करेंगे उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ ये देखेंगे हम, यहाँ उत्प्रेरक के गुण के अंदर ये विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। उत्प्रेरक कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अब विशिष्ट क्या हो सकते हैं, ये विशिष्ट हो सकते हैं, समूह के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, त्रिविम विन्यास के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, बंध के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, ठीक है, अभिक्रिया के लिए विशिष्ट हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइम जो होते हैं विशिष्ट अभिक्रियाओं को ही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, एक तरह से उनकी दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या विशिष्ट अभिक्रियाओं को ही क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। यहाँ ये विशिष्ट शब्द से मतलब ये है। इनकी मात्रा क्या हुआ, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक। ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यक होने चाहिए। इनकी मात्रा, थोड़ी सी मात्रा ही क्या करती है, संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कर देती है, उत्प्रेरित कर देती है, यानी कि क्रियाकारक को उत्पाद बदलने के लिए जिम्मेदार होती है। तीसरी बात करें हम यहाँ पर, ये जो उत्प्रेरक होते हैं तापमान विशिष्ट होते हैं,
टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, ये निर्भर होते हैं। विशिष्ट तापमान पर विशिष्ट उत्प्रेरक कार्य करते हैं, या कह सकते हैं विशिष्ट जो उत्प्रेरक होते हैं वो विशिष्ट टेम्परेचर पर क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर। चौथे नंबर पर बात करें हम तापमान के बाद में हम बात करते हैं पीएच मान पर। ये जो उत्प्रेरक होते हैं, ये उत्प्रेरक विशिष्ट पीएच पर ही कार्य करते हैं, विशिष्ट पीएच पर ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो उत्प्रेरक होते हैं अगर हम पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अग्र और पश्च अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अगर हम पश्च अभिक्रिया को क्या करते हैं, ये समान रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं ये। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये एंजाइम क्या होते हैं, सॉरी एंजाइम क्या है, ये उत्प्रेरक क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, तापमान से प्रभावित होते हैं, पीएच से प्रभावित होते हैं। अग्र और पश्च अभिक्रियाओं को समान रूप से क्या करते हैं, ये उत्प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, उत्प्रेरक हो गया, उत्प्रेरक की परिभाषा और उत्प्रेरक के विशिष्ट गुण। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। किसकी बात करेंगे, उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार जो होते हैं उनको कई आधार पर हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं अवस्था के आधार पर। उत्प्रेरक के प्रकार लिख देते हैं पहले तो, उत्प्रेरक के प्रकार। अब पहला जो आधार है अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर, एक तो होते हैं समांगी उत्प्रेरक और दूसरे होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, समांगी उत्प्रेरक और दूसरा है हमारे पास विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक में क्या होता है, जब क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, जब क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों समान अवस्था में हो, क्रियाकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद समान अवस्था में हो, समान भौतिक अवस्था में हो, समान भौतिक अवस्था में हो, तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरक होगा वो क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरक। और जब ये तीनों कैसे होते हैं, असमान, या इनमें से कोई भी एक क्या हो, अलग हो, यानी कि जब क्रियाकारक उत्प्रेरक उत्पाद, जब क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की जो नेचर होती है, भौतिक अवस्था कैसी होती है, अलग अलग होती है, तो वो कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरक। तो हम 1 बाय 1 के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहले हम बात कर लेते हैं समांगी उत्प्रेरक की। समांगी उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जब क्रियाकारक, उत्प्रेरक एवं क्रियाफल या उत्पाद भौतिक अवस्था समान हो, तो इसे क्या कहेंगे, समांगी
उत्प्रेरक। क्या कहेंगे इसे? समांगी उत्प्रेरक। यानी कि जब हम बात करें क्रियाकारक उत्प्रेरक और क्रियाफल जो होते हैं कि भौतिक क्रियाफल की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समान होती है। तो इसे क्या कहते हैं? हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, SO2 प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO वो हमारे पास उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रही है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? SO3। क्या बन रहा है? SO3। देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? ये गैस। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या है? गैस। और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है? गैस। तो तीनों की अवस्थाएं क्या है हमारे पास? भौतिक अवस्थाएं कैसी है? समान है। क्रियाकारक की अवस्था भी गैस है, उत्प्रेरक की अवस्था भी कैसी है? गैस। और उत्पाद की अवस्था भी कैसी है? गैस। तो इस प्रकार का उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरक। और इस प्रकार की अभिक्रिया जो होगी वो समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मेथिल एसीटेट है, उसकी जल से अभिक्रिया कराई, CH3COOH, मेथिल एसीटेट, सॉरी CH3COOCH3 प्लस इसकी अभिक्रिया किससे कराई? जल से क्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल और मेथेनॉल बनता है। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल प्लस मेथेनॉल, CH3OH, ये बन गया। अब देखिएगा यहाँ पर बस मेथिल एसीटेट जो है, मेथिल एसीटेट, इसकी फॉर्म क्या है हमारे पास? ये है लिक्विड फॉर्म में, ये भी क्या है? लिक्विड फॉर्म में, ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में, और ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पर उत्प्रेरक जो हमारे पास जो भाग ले रहा है वो क्या है? HCl। वो क्या है? HCl, एक्वस अवस्था में। एक्वस भी जलीय अवस्था है, लिक्विड अवस्था ये। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? जो ये मेथिल एसीटेट है, मेथिल एसीटेट, और यहाँ पर क्या बन गया? एसिटिक अम्ल, और ये मेथेनॉल, और ये जो हमारे पास है ये क्या है? उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक है। तो ये जो उत्प्रेरक जो है हमारे पास, ये उत्प्रेरक कैसा है? एक्वस फॉर्म में, जलीय अवस्था में है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तीनों ही क्या है? भौतिक अवस्थाओं में कैसे हैं? समान है। ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में, ये लिक्विड में, ये भी क्या है? लिक्विड के अंदर। यानी कि क्रियाकारक, उत्प्रेरक और प्रोडक्ट तीनों ही क्या है? भौतिक अवस्थाओं में कैसे होते हैं? समान है। तो इस कारण ये किसका एग्जाम्पल होगा हमारे पास? समांगी उत्प्रेरक। किसका एग्जाम्पल होगा? समांगी उत्प्रेरक। किसका एग्जाम्पल होगा? ये समांगी उत्प्रेरक का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी? विषमांगी उत्प्रेरक की। किसकी बात करेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक में क्या है? उत्प्रेरक और क्रियाकारक या क्रियाफल की जो भौतिक अवस्था कैसी होती है? अलग अलग होती है, असमान होती है। विषमांगी उत्प्रेरक के अंदर विषमांगी उत्प्रेरक, जब उत्प्रेरक एवं क्रियाकारक ऑब्लिंग उत्पाद की भौतिक अवस्था अलग अलग हों तो इसे क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। तो इसे क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखेगा यहाँ पर। एग्जाम्पल विषमांगी उत्प्रेरक, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर रही है, अमोनिया बना रही है। N2 प्लस H2 तीर के निशान NH3। यहाँ पर जो आयरन जो है
H3 वो सॉलिड अवस्था में, ये क्या है गैस अवस्था में, ये क्या है गैस अवस्था में, और अमोनिया भी क्या है गैस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास बैलेंस कर दिया हमने, तो ये अमोनिया और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना रही है, सॉरी नाइट्रोजन और अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है ये मिलकर क्या बना रही है, अमोनिया गैस बना रही है। यहाँ पर जो को क्रियाकारक और उत्पाद की तो भौतिक अवस्था क्या है गैस, लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेरक जो भाग ले रहा है ये हमारे पास कैसी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक किस अवस्था में पाया जा रहा है, यहाँ पर सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में पाया जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर किसका एग्जाम्पल देखा, विषमांग उत्प्रेरक का। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास यहाँ, दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, वनस्पति तेल और हाइड्रोजन करण। वनस्पति तेल प्लस H2, निकिल पैलेडियम सॉलिड स्टेज में, ये भी हमारे पास निकिल पैलेडियम स्टेज है। वनस्पति तेल है, हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास, वनस्पति घी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वनस्पति घी बना रहे हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास लिक्विड था, ये गैस है, और ये हमारे पास क्या है सॉलिड है, और ये हमारे पास क्या है सॉलिड। तो यहाँ पर देखिएगा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था और क्रियाकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था कैसी है, अलग अलग है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था और अभिकारक की भौतिक अवस्था कैसी है, अलग अलग है। तो ये हमारे पास किस प्रकार का उत्प्रेरक है, विषमांग उत्प्रेरक, क्योंकि यह सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, और ये हमारे पास किस है, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हुआ है इसका, किसका, विषमांग उत्प्रेरक का। अब हमने ये बात की थी अभी कि जो भौतिक अवस्था है यानी कि अवस्था है, उस अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के दो प्रकार बताए, एक तो समांगी और एक है विषमांगी। नेक्स्ट जो हम प्रकार बताने जा रहे हैं आपको, वो बता रहे हैं क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को चार भागों में डिवाइड किया गया है। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर 3 हमारे पास है स्वतः उत्प्रेरक, और नंबर 4 है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, ये चार प्रकार है हमारे पास उत्प्रेरक के। किसके आधार पर, ये एक्शन के आधार पर, क्रिया के आधार पर। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। धनात्मक को पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, इसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, इसको स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, हम यह कह सकते हैं। और ये हमारे पास है बायो कैटलिस्ट, जिसे हम एंजाइम के नाम भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको, एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो 1 बाय 1 के बारे में, इस बारे में स्टडी करेंगे हम यहाँ। धनात्मक उत्प्रेरक है, इसके बारे में बात करेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं भाई, देखो सुन लीजिएगा एक बार। धनात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, अभिक्रिया की दर को तीव्र करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाएंगे, धनात्मक। यानी कि हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग को क्या करते थे, बढ़ा देते, अर्थात
वेग को बढ़ा देते हैं, वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब एग्जाम्पल देखेगा यहाँ पर हम, एग्जाम्पल देखेगा यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड जो है, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये KCl प्लस ऑक्सीजन में टूटता है। किस में टूटेगा ये, KCl प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा। लेकिन यहाँ देखेगा, यहाँ MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, मैग्नीज कह सकते हैं, MnO4 जो होता है, सॉरी MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, कौन सा है यहाँ पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये जो है हमारे पास, इसकी उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड का आसानी से क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। जनरली ये है अत्यधिक तापमान पर अपघटित होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर अपघटित नहीं होता। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर हम MnO2 डाल दें इसमें, तो ये आसानी से क्या है, KCl प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 यहाँ बैलेंस लगा दे, 2 लगा दे, यहाँ पर 3 लगा दे, तो ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ ये MnO2 है ना, MnO2 ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। क्या है ये, पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, यानी कि अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, अपघटन की प्रक्रिया को क्या कर देता है, आसान कर देता है ये। ठीक, नेक्स्ट एक एग्जांपल और डालता हूं मैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास SO2 की अभिक्रिया किससे कराई हमने, ऑक्सीजन से कराई, क्या बना, SO3। बड़ा कठिन है, लेकिन अगर इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, इनके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड डाल दिया जाए, तो आसानी से किस में बदल जाएगी, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा, आसानी से क्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो ये है, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इस अभिक्रिया के अंदर MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक को समझाइए, धनात्मक उत्प्रेरक को समझाइए। तो आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम देने के पश्चात तीर के निशान के ऊपर या जो नीचे लिखा जाता है ना, अक्सर वो क्या लिखा जाता है, कैटलिस्ट लिखा जाता है। कैटलिस्ट की नेचर क्या है, वो अभिक्रिया के दर को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो दर को अगर बढ़ा रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, तो क्या कहलाएगा, धनात्मक, और वेग को कम कर रहा है तो क्या कहलाएगा, वो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में। ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो कि अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम करने का कार्य करते हैं। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम करने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या कहलाएंगे, ये नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखेगा, बिना एग्जाम्पल नहीं समझ पाता बात। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, उसका विघटन हो रहा है H2 प्लस ऑक्सीजन में। ये आसानी से हो रहा है। अगर इसमें हम क्या डालते हैं, ग्लिसरॉल डालते हैं, क्या डालते हैं, ग्लिसरॉल डालते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका जो अपघटन होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपघटन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो ग्लिसरॉल जो है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव
किसकी तरह बिहेव करेगा? ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर कौन? ग्लिसरॉल जो है किसकी तरह कार्य करेगा? नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म में हम अल्कोहल मिला कर रखते हैं, क्लोरोफॉर्म में एथेनॉल मिला के रखते हैं। क्लोरोफॉर्म में क्या मिला के रखते हैं? एथेनॉल। वो क्यों करते हैं? ताकि जो क्लोरोफॉर्म है, जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है, वो क्रियाशील ना रहे, अक्रिय रूप में बना रहे। तो CHCl3 प्लस O2 तीर का निशान, ये जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है ये किस में बदल जाता है? COCl2 में, फॉस्फीन में, COCl2 प्लस यहाँ पर HCl। कौन सी है हमारे पास? HCl। तो यहाँ हम क्या बन लेते हैं? C2H5OH, एथेनॉल। एथेनॉल देखिएगा, ये क्या है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म। क्या है हमारे पास? ये क्लोरोफॉर्म है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म किस में बदल जाता है? फॉस्फीन में, फॉस्जीन में, या फॉस्फीन में बोलते हैं। क्या इसमें बदल जाता है? फॉस्जीन में बदल जाता है। ये एक हानिकारक गैस होती है फॉस्जीन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्जीन बोलते हैं, फॉस्जीन। ठीक है ना, ये हानिकारक है, हानिकारक पदार्थ है ये गैस, हानिकारक गैस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिससे मृत्यु हो सकती है। इस कारण क्या है? इसके अंदर अल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है इसके अंदर? अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल है ये क्या करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा? ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। इसलिए हम क्या है, क्लोरोफॉर्म की जो बोतल्स होती हैं उनके अंदर क्या है, हम कुछ मात्रा में अल्कोहल मिला कर रखते हैं, ताकि वो क्या है, क्लोरोफॉर्म अवस्था में ही बना रहे, फॉस्फीन गैस का निर्माण ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ग्लिसरॉल जो है और एथेनॉल है, उपयुक्त दोनों अभिक्रियाओं के लिए किसकी तरह कार्य करता है? नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा? नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्वतः उत्प्रेरक के बारे में बात करेंगे। किसके बात करेंगे? स्वतः उत्प्रेरक के बारे में। स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बनने वाला जो उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद होता है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही अगर उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाए, किसकी तरह कार्य करने लग जाए? उत्प्रेरक की तरह ही कार्य करने लग जाए, तो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक। यानी कि अभिक्रिया के दौरान निर्मित होने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगे, तो इस घटना को क्या कहेंगे हम, या इस प्रकार के उत्प्रेरक को क्या कहेंगे? स्वतः उत्प्रेरक कहेंगे। 23 नंबर का वीडियो था ये, स्वतः उत्प्रेरक। जब अभिक्रिया के अंदर निर्मित उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगे, तो इसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। और स्वतः उत्प्रेरक के अंदर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एथिल एसीटेट का अभिक्रिया करा रहे हैं हम, किससे? जल के साथ। एथिल एसीटेट यानी कि CH3COOH5O प्लस किस अभिक्रिया कर रही? जल से। तो क्या बना हमारे पास? CH3COOH प्लस C2H5OH ये बना हमारे पास। क्या बना है हमारे पास? एसिटिक अम्ल बन गया और एथेनॉल बन गया। अब यहाँ पर स्वतः उत्प्रेरक की तरह जो कार्य करेगा हमारे पास, वो कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल करेगा। ये क्या करता है? स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है।
निर्मित होने वाला जो एसिटिक अम्ल जो है, कौन सा, एसिटिक अम्ल, ये किसकी तरह कार्य करेगा, इस अभिक्रिया को उत्प्रेरण की तरह कार्य करेगा, इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। यानी कि हम यहाँ एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, हम जल के साथ करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारे पास, एसिटिक अम्ल बन रहा है और एथेनॉल। तो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल जो है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, स्वतः उत्प्रेरक की तरह, स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। यानी कि इस अभिक्रिया को ये एथिल एसीटेट, एथिल एसिड के एसिटिक अम्ल जब निर्मित होता है तो जैसे जैसे निर्मित होगा वैसे वैसे ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता रहता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास, जो उत्प्रेरक का रह रहा है, इस वीडियो के अंदर आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे आगे।